अगर आप भी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ मेरे दोस्त, अभी आप लोग जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड का पेपर है। इसमें से देखना आप लोग के एग्जाम में D2 क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग का 2023 का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें आप लोग के हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग की बुक चेंज हुई है। तो आप इस बात को समझिए, प्रीवियस ईयर पेपर का महत्व खत्म नहीं होता है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से अधिकांशतः दोहराए जाएंगे आप लोग के एग्जाम में। तो इस वीडियो में अभी आप लोग को जो ये स्क्रीन पे आप लोग का सामाजिक विज्ञान का पेपर दिख रहा है 2022 का, ठीक है, जिसका कोड है 825BZ। ठीक है, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो चलो यार, हम इन सारे क्वेश्चन को जितने भी हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो पीछे का पेपर भी हुआ करता था सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, तो उसमें भी आप लोग के लगभग 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करते थे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ये जो पेपर है इसमें भी 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं। खंड क के अंतर्गत 6 नंबर के और खंड ख के अंतर्गत 6 नंबर के, यानी 12 हैं। तो चलिए हम सबको सॉल्व कर लेते हैं एक एक कर। देखिए सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, ये ऑप्शन है इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। सिंपल आंसर है, कई बार इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, जर्मनी से। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो साफ साफ। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। भैया सीधे ही याद रखिए कि विलियम द्वितीय को, ठीक है, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ये ख ऑप्शन सही है। ठीक, चलो हम लोग सेकेंड के बाद थर्ड नंबर प्रश्न कर लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ओके, देखो आप लोग ये सब जानते हो कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, लेकिन कह रहा है कि 1789 में मतलब जो क्रांति हुई उससे पहले किस प्रकार का राज्य था। तो एक सीमित राजतंत्र था भाई साहब फ्रांस में। ठीक है, क्या था, कुछ राजा मिलकर पूरे फ्रांस पे राज करते थे। तो ये सीमित राजतंत्र एक तरह से बोल सकते हैं कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का मतलब राज्य था या किस प्रकार का शासन था। तो सीमित राजतंत्र था, और उसमें खासकर एक बुर्बोवंश था, वो काफी फेमस था। ठीक, चलो अगला प्रश्न थर्ड के बाद हम लोग कर लेते हैं। फोर्थ नंबर आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ओके, और इसमें आप लोग का ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, जर्मनी, ये आप लोग का 4 ऑप्शन है। देखो ये सबसे पहले केंद्रीय शक्तियों से क्या मतलब है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जो मतलब जितने भी देश युद्ध लड़े उसमें मतलब 2 गुटों में वो विभाजित हो गए। प्रथम गुट एक और एक द्वितीय गुट। प्रथम गुट जिसको केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता था, ये केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत थे, और दूसरा मित्र राष्ट्र, जिसमें मित्र राष्ट्र में आप लोग के, ठीक है, अमेरिका था, ठीक है, ब्रिटेन था, आप लोग का फ्रांस था, रूस था। ठीक, और जो केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत था उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, और इसी प्रकार कर और भी देश थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित देश कौन था, तो वो था जर्मनी। ठीक, चलो ये चौथा क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ओके, देखो जैसे अगर मैं भारत में बोलूँ कि कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कौन सा है, तो आप सब लोग जानते हो कि भाई इंडिया में, भारत में तो भाई हिंदू ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसी प्रकार श्रीलंका में एक इनका मतलब समुदाय पाया जाता है, सिंघली आप लोग इसको बोल सकते हो, यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा समुदाय पाया जाता है, तो ये सिंघली कोई समुदाय है। मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप ऐसे समझिए कि जिस तरह भारत में हिंदू मुस्लिम है उसी प्रकार वहाँ भी एक ये होगा समुदाय सिंघली। इनकी संख्या ज़्यादा है सबसे, लगभग 74%, और सेकेंड नंबर पे तमिलों की जनसंख्या है। ठीक, तो ये पांचवा प्रश्न भी हो गया। चलिए 6 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। देखो
यहाँ पे आप लोग ऑप्शन के अनुसार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली है, तो यहाँ सब आप कह सकते हो कि भाई ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब ये तो सामान्य राज्य हैं, लेकिन दिल्ली राज्य नहीं, मतलब सामान्य राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक। बाकी इसका ये चौथा ऑप्शन सही है। चलो इसके बाद ये 6 प्रश्न हो गए खंड क के अंतर्गत। खंड ख के अंतर्गत जो 6 प्रश्न हैं, चलिए उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं नीचे होंगे, ठीक है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे नीचे होंगे, यहाँ पे देखिए, नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये खंड ख के अंतर्गत यहाँ पे भी 6 आप लोग के प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबरिंग ये 15-16 है, तो इससे आप भड़किएगा मत कि 15-16वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया। नहीं, ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया खंड क में, ये सेकेंड हो गया। इसी प्रकार कर कर यहाँ भी 6 क्वेश्चन है, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। पंजाब में सबसे पहले तो ये भूमि निम्नीकरण का क्या अर्थ है, मैं कई बार बता चुका हूँ, भूमि की गुणवत्ता का कम होना। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण जो है वो है अधिक सिंचाई। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। चलो 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये 15 नंबर मैंने प्रश्न बोला, लेकिन 1 नंबर एक तरह से प्रश्न हम लोग का है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो नंबरिंग है मैं वही बोलूँगा, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। ये 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। देखो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या होता है कि जो एक व्यक्ति के पास अपना खुद का हो सकता है। तो जैसे बागान किसी व्यक्ति का अपना पार्टिकुलर हो सकता है, चारागाह भी हो सकता है, भूमि भी हो सकता है। भूमि तो होती है सबके पास अपना अपना, लेकिन जो खनिज संसाधन है वो कभी भी व्यक्तिगत संसाधन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके ही जमीन में कल खनिज का भंडार, एक तरह से खनिज मीन्स मान लीजिए कोयले का ही कल भंडार मिल जाए आपके, मतलब पता चल जाए कि आपके खेत में पूरा कोयला का खान है अंदर, तो कल सरकार उसको अधिग्रहित कर लेगी, सरकार ले लेगी, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक। तो खनिज पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, और सरकार लेकर क्या करेगी, वही भाई सब में, मतलब वो आपके ही यूज में तो लगाएगी पूरी जनता के, ठीक। तो एक तरह से वो आप लोग का खनिज संसाधन पे किसी व्यक्ति का अधिकार मतलब नहीं हो सकता, यानी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो यहाँ क्वेश्चन भी वही कर रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो भाई खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि निम्न में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। भाई कितनी बार इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, काली मिट्टी, जो खासकर आप लोग के महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। वो क्या होती है कि कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी, ठीक। चलो 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से। देखो हेमेटाइट का मतलब हेमेटाइट का संबंध, ठीक है, वो लौह अयस्क से है, ठीक। क्या है हेमेटाइट का संबंध किससे है, तो लौह अयस्क से है। देखो जब हम लोहा जमीन से निकालते हैं ना, तो वो शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, वो शुद्ध पूरी तरह से नहीं होता है, ठीक है। उसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि शुद्ध करते हैं। तो लोहा जो ज़मीन में से सीधे निकाला जाता है, ठीक है, उस मतलब वो पूर्ण रूप से अशुद्धियों के साथ होता है, और उसी को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि हेमाटाइट का खनिज होता है, ठीक है, हेमाटाइट होता है। और वो लौह अयस्क से संबंधित होता है, क्योंकि हेमेटाइट से ही लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। चलो तो हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क से आप सीधे सीधे आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद देखो 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। देखो यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। देखो एक ये संस्था है जो हर साल ये जारी करती है, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट। ये क्या है, जैसे इसमें खासकर इसमें विकासशील देश आते हैं, ठीक है, विकासशील देशों में ये रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मतलब देश है, मतलब देश के व्यक्तियों पे ये रिसर्च किया जाता है पूरा का पूरा, कि मतलब उनके पढ़ाई के अनुसार, उनके प्रति व्यक्ति आय के अनुसार पूरी सारी चीज़ें देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, और उसके अनुसार एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि कौन सा देश चौथे स्थान पे है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का 137वां स्थान था, ठीक है। और अभी ये भी याद कर लीजिए कि 2022 के अनुसार इसका एक अंक और बढ़ गया है, 131वां स्थान हो गया है, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, शायद आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे। चलो अगला प्रश्न 18 के बाद 19 नंबर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये 19 नंबर ही प्रश्न था। 20 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। ओके, एक मार्क देखो क्या होता है, जैसे आप लोग कोई भी एक खाद्य पदार्थ वाली चीज़ है, जैसे खाने वाली चीज़ है, आप मार्केट में जाओगे घी लोगे तो घी के पैकेट पे देखोगे, तो अभी आप जो स्क्रीन पे एक फिगर देख रहे होगे, इसी प्रकार का उस पर आपको फिगर दिखाई देगा। चाहे आप
किसी भी प्रकार का मतलब खाद्य पदार्थ वाली, जैसे आप हल्दी का पैकेट लेने जाओगे तो उस पे भी मतलब इस प्रकार का ये चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, इसी को एग मार्क बोलते हैं। ठीक है, और यह खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो कि एग मार्क खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो इस प्रकार हमने इसके सारे के सारे यानी 6 जो 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 12 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।